जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिफॉल्टर को देखा, आज हम डिफॉल्टर जैसे कि ये एक पर्सन है, ये एक मेजर पर्सन है जिसने एरर देना है। एरर मतलब बकाया जात है लैंड रेवेन्यू पे, बट ये नहीं दे रहा, पे नहीं कर रहा ड्यू डेट में, तो इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। डिफॉल्टर ऐसा पर्सन होता है जिस पे बकाया जात है लेकिन वो नहीं दे रहा। आप इस तरह समझ लें कि गवर्नमेंट की नजर में जैसे यूएस से किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर देता है कि जी ये ब्लैक लिस्ट है, इसके साथ कोई तावन ना किया जाए। इसी तरह डिफॉल्टर की जब लिस्ट आ जाती है तो इसकी ना तो जमानत किसी कोर्ट में मानी जाती है कि जी इस पे जो है बकायदा ये एफआईआर और बाकी मामला होते हैं, तो ये डिफॉल्टर है गवर्नमेंट की लिस्ट में, सो इसकी जो है काबिल जमानत शख्स ये नहीं है, इसकी जमानत ना मानी जाए। उसके बाद जी नेक्स्ट है 8(1). इसमें क्या है, इनकम्बरेंस जो है, ये इनकम्बरेंस क्या होती है, ये होती है मीन्स अ चार्ज अपॉन और क्लेम। ठीक है, आपकी लैंड पे चार्ज तो नहीं है किसी भी किस्म का, या फिर क्लेम तो नहीं है। ठीक है जी, क्लेम किस तरह, चार्ज किस तरह, इसको अभी हम देखते हैं चार्ज में और क्लेम में क्या फर्क है। क्लेम का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने जो जमीन है वो आपने गिरवी रख दी है किसी जगह पे, ठीक है जी, और आपने उसकी जगह पे अक्सर जिम्मेदार जैसे करते हैं कर्जा ले लिया है, या फिर आपने ट्रैक्टर जो है आपको चाहिए आपने वो ले लिया, तो आप अपनी जमीन प्लज करवा देते हैं। जब इसको जमीन प्लज बोलते हैं, प्लज का मतलब ये होता है कि जमीन अब गिरवी है, जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं आप जमीन ना तो बेच सकते हैं ना ये किसी और दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरह सेकेंडली जो है चार्ज मीन, या फिर चार्ज का मतलब है कि उस पे जो है कोई स्टे तो नहीं चल रहा, कोई दो फराकीन का आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और एक ने जो है स्टे ले लिया, गवर्नमेंट जो है वो स्टे ले लिया, तो जब तक उस जगह पे स्टे होगा, चार्ज होगा, तो वो जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी, तो वो उस पे आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। क्लेम और चार्ज, चार्ज जो है ये मुश्किल चीज है। जब चार्ज हो जाता है, स्टे हो जाता है, तो आप उस पे कोई काश्तकारी भी नहीं कर सकते अगर वो रोक दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से। इसी तरह इसमें एक टर्म और होती है प्राइवेट ग्रांट और कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट पे गवर्नमेंट की जमीनें दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल 99 ईयर्स लीज, 99 साल ठेका इसको बोला जाता है, और ये बड़े थोड़े से पैसे होते हैं, और ये हर गांव में हर इलाके में जमीनें मौजूद होती हैं। जो है असर रसूख वाले लोग मोर ऑफ द टाइम वो जमीन ले लेते हैं, और गवर्नमेंट की जमीन होती है, 99 ईयर्स का ठेका होता है कि 99 ईयर्स ये इसी के पास रहेगी, इसकी आल औलाद के पास रहेगी। सो जब 99 ईयर्स गुजरते हैं तब तक लोगों को एक सदी गुजर जाती है, उसकी 3-4 पुश्तें गुजर जाती हैं, लोगों को याद भूल जाता है, और वो सारी की सारी जमीन कागजात में तो गवर्नमेंट की है लेकिन आमतौर पर वो उन्हीं की होती है। उसके बाद जी स्टेट का क्या मतलब है, नाइन्थ में स्टेट का मतलब एरिया है। ठीक है जी, कौन सा एरिया, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज बीन मेड, जिसका एक सेपरेट रिकॉर्ड है वो एरिया इसमें शामिल है। सेपरेटली असेस्ड लैंड रेवेन्यू, असेस हमने अभी देखा, असेस क्यों किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को वैल्यूएट किया जाता है ताकि उससे लैंड रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। उसके बाद विच द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, या फिर बाय जनरल रूल ऑफ स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एन एस्टेट, या कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको डिक्लेयर कर दे कि जी ये जो जमीन है ये एक स्टेट है। स्टेट मींस कि ये गवर्नमेंट की जमीन है या ये एक स्टेट है और ये एक वैलिड स्टेट है, यानी कि ये बंजर जमीन या सम वो चीज नहीं है, इस पे काश्तकारी हो सकती है, इस पे असेसमेंट हमने की है, जब असेसमेंट की है काश्तकारी हो सकती है, तो लैंड रेवेन्यू जो है इस पे लगेगा। लैंड रेवेन्यू हमेशा बता दिया जाए आपको कि ये जमीन की तादाद पे नहीं देखा जाता, ये हमेशा उसकी काश्तकारी पे देखा जाता है, उसमें से प्रॉफिट कितना लिया है। ठीक है जी, प्रॉफिट पे होता है। देन होल्डिंग जो है, होल्डिंग ये कोई भी शख्स जो लैंड ऑनर है वो होल्ड कर रहा है उस जमीन को, इस तरह आसान भाषा में समझे कि वो उस जमीन को होल्ड कर रहा है, ऑनर है वो। ठीक है, वो एक है, दो है, जितने भी है, तो वो लैंड ऑनर है, वो होल्डिंग कर रहे हैं, और इसी तरह जो है उनका एक खाता नंबर जो है वो वहां पे मौजूद होगा। उसके बाद जी इरिगेटेड लैंड, इरिगेटेड लैंड ऐसी जमीन जिसको पानी मुयस्सर है, पानी दिया जा सकता है, और ऐसी जमीन जिसको इरिगेट यानी पानी दिया जा सकता है, जाहिर सी बात है उसकी फसल भी अच्छी होगी। तो ऐसी जमीन से जब फसल अच्छी है तो इसका जो लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी ज्यादा होगा बनिस्बत उस जमीन से जो अनएरिगेटेड है। ठीक है जी, अब इसमें जो है कैनाल है, ट्यूबवेल है, लिफ्ट है, स्प्रिंग है, टैंक है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मीन्स है। कैनाल जो है उसमें उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो चीजें हैं, पानी जो है सरकारी पानी इसको बोला बोला जाता है, तो ये सारी इरिगेटेड लैंड है और इस पर ज्यादा टैक्स होगा। 10th ए ये है।
और अनइरिगेटेड लैंड आगे आ जाएगी टर्म, वो जो है जिसको पानी ना दिया जाए। उसके बाद जी कानून गो, कानून जिसको आम हरफे ज़ुबान में हम कान गो भी कह देते हैं, कान गो, लेकिन ये असल लफ्ज़ जो है ये कानून गो है, ठीक है? कानून जानने वाला। ये हायरार्की अगर हम देखें, सबसे पहले एक तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर जिसको हमने कल डिस्कस किया था, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 का है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 जिसको हम तहसीलदार कहते हैं। उसके बाद 14 ग्रेड का आ जाता है नैब तहसीलदार, नैब तहसीलदार के बाद कानून गो, कानून गो के बाद पटवारी, पटवारी के बाद जो है वो ग्वादरे, ग्वादरे वो आगे हम ग्वादरी करते हैं, ठीक है? गर्द आलूदगी से ये लफ्ज़, जिस तरह हम गर्द आलूद करने वाले हैं, आवारागर्दी करने वाले हैं, इसी तरह ये ग्वादरी जो है ज़मीनी जो है मसला जो है उनको बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं पटवारी की। तो ये जो है होते हैं, ये इस तरह इसकी हायरार्की होती है। कानून गो जो है, ये जब पटवारी थोड़ा-सा सीनियर हो जाता है, तो ये कानून गो उसको बना दिया जाता है और ये जो है सुपरवाइज़ करता है। टप्पेदार ये भी वही टर्म है, यानी कि ये जो है एक जो है उसमें ये अभी हम विलेज ऑफिसर्स को डिस्कस करेंगे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ उसमें डिस्कस होगी। उसके बाद जी लैंडलॉर्ड किसको कहते हैं? ये कानून को अभी के लिए ये समझे कि ये पटवारी से थोड़ा सीनियर है, जिसको थोड़ा कानून का पता है और ये असिस्ट करता है पटवारियों को कि जी आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, कानून ये कहता है हमारा, ठीक है जी। लैंडलॉर्ड मीन्स अ पर्सन जिसके पास जो अंडर हुम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड, ठीक है जी। लैंडलॉर्ड क्या है? लैंडलॉर्ड ओनर को नहीं कहते, ये वो शख्स है जिसने ओनर से, मालिक से जमीन ली है। किस तरह ली है? हो सकता है इसने लीज पर ली हो सकता है इसको उसने एम्प्लॉय रखा हो और इसने फर्दर किसको देनी है? इसने टेनेंट को देनी है। टेनेंट किसको बोलते हैं? किसान को, जिसने काश्तकारी करनी है, ठीक है? तो किसान जो है वो आप एज ए लेबर ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि उसका काम सिर्फ लेबर है, उसने काम करना है और पैसे अपने लेने हैं। लैंडलॉर्ड जो है ये प्रॉफिट लेता है। हमने मेन उस शख्स से रेवेन्यू जनरेट करना है जिसके पास एक्चुअल लास्ट पे प्रॉफिट जाता है उस जमीन का, ठीक है? खर्चा निकालने के बाद जितना भी एक्सपेंसेस है, वो निकालने के बाद जो जाता है, जो प्रॉफिट बचता है उसमें से टैक्स लेना है लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो लैंडलॉर्ड किसको कहते हैं? जो कि उसका मालिक नहीं है, लेकिन लुक आफ्टर कर रहा है या उसने ठेके पे या राखी पे ज़मीन दी हुई है। ये जो है आसान भाषा थी। अभी ये जो है ये इंग्लिश में भी यही चीज़ लिखी हुई है। अंडर व्हॉम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड एंड टू व्हॉम द टेनेंट इज़ or but for a special contract would be liable to pay rent for that land and shall include a lease of such person, यानी कि उस पर्सन ने जो है वो लैंड रेंट पे ली हुई है या लीज पर वो जमीन ली हुई। लैंड ओनर क्या है? लैंड ओनर वो है जिसका खसरा नंबर है, जिसका सर्वे नंबर है, जिसका अकाउंट नंबर है, जिसके नाम पे वो जमीन है और ये ट्रांसफर भी कर सकता है। लैंडलॉर्ड जो अभी हमने पढ़ा ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। लैंड ओनर जो है ये अपनी जमीन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है जी। इसको एरर भी बोलते हैं। एरर उस शख्स को ये बकाया जात जो जिस पे लागू होते हैं, जो वो देता है, तो ये जो है देते। इसमें ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है। इसमें जो है जब हमने एरर, ये एरर में लैंड ओनर भी आ सकता है, लैंडलॉर्ड भी आ सकता है। लैंडलॉर्ड कब आएगा? जब उसने प्रॉफिट लेना है, खुद काश्तकारी भी वो खुद कर रहा है और वो जो है वो प्रॉफिट भी खुद ले रहा है, तो देन वो जो है उस रेवेन्यू लॉ में आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। इसमें क्या चीज वो ये पूछ सकता है कि इस लैंड ओनर में या जो है लैंडलॉर्ड है, इसके अलावा वो कौन सा पर्सन है जो इसमें शामिल नहीं है, जिस पे टैक्स लागू नहीं होता? तो वो इंक्लूड है टेनेंट। एक टेनेंट जो किसान है उस पर टैक्स लागू नहीं होता, क्योंकि उसने तो मजदूरी की है, वो तो एक लेबर है, ठीक है? उसने जस्ट लेबर की है, अपनी मजदूरी ली है, उस पे इसका टैक्स नहीं है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू, हमें पता है कि लैंड रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जो हमने माल को कहते हैं, लैंड जमीन का, जमीनी माल जो है जो भी असेस किया है हमने, असेसेबल अंडर दिस आर्टिकल, यानी प्रॉपर्टी को असेस किया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, उसकी जो है वैल्यू को एवेलुएट किया, उसकी वैल्यू देखी कितनी मालियत है और देन उस पे जो है उसके बाद जो है उस पे कितना प्रॉफिट हमें मिलता है, कितना वो जमीन अच्छी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब की जमीन होगी तो उस पे लैंड रेवेन्यू ज्यादा होगा, क्योंकि ये जमीन अच्छी है, पानी से ज्यादा मिलता है, डेवलप्ड सिटीज, डेवलप्ड एरियाज है। इसकी निस्बत अगर कोई एरिया बलोचिस्तान की जमीन है, जहां पहाड़ है, लोगों को आर्टिफिशियल पानी नहीं मिल रहा, बहुत मुशक्कत है, तो वहां पे जो है, और ज्यादातर जमीन बैरन है, बैरन मतलब बंजर है, तो काश्तकारी नहीं हो रही, तो वहां पे जो है टैक्स कम लिया जाएगा। उसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर्स लीगल प्रैक्टिशनर्स
जो है ये माइक ओपन है, क्वेश्चन है बेटा आपका? अच्छा, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर्स किसको कहते हैं? ये वुकला होते हैं जी। वुकला जो है हमारे वकील जो है, लीगल प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये होते हैं और ये लीगली तौर पर पिटिशनर दायर कर सकते हैं। एक्सेप्ट मुख्तार। मुख्तार किसको कहते हैं? ये जो गाँव में लंबरदार होता है, नंबरदार नहीं इसको कहते हैं, लंबरदार होता है, रईस होता है, ये सारे एक ही नाम है। ये अभी हम जब विलेज ऑफिसर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ये मुख्तार जो है ये भी विलेज ऑफिसर को कहते हैं। तो ये काम नहीं कर सकता। पिटिशनर जो है, प्रैक्टिशनर जो है, या कोई भी लीगल एक्टिविटी करनी है तो वो एक वकील का काम है जिसके पास डिग्री है, जो इस लॉ में शामिल है। उसके बाद जी नेट एसेट्स किसको कहते हैं? नेट एसेट नेट प्रॉफिट को कहते हैं। जो आपने प्रॉफिट लिया है, जिसको जिस तरह हमने कल डिस्कस किया, आज भी एग्जांपल में उसकी डिस्कस करूंगा कि एक शख्स है जिसके पास पंजाब में 10 एकड़ जमीन है और वो जो है उसमें से व्हीट की प्रोडक्शन लेता है, गंदम की जो है फसल लेता है और फी एकड़ वो 500 जो है, सॉरी 50 केजी जो है वो फी एकड़ लेता है। 50 मल्टीप्लाई 10, 500 केजी उसने जो है व्हीट प्रोड्यूस की। दूसरी साइड पे बलूचिस्तान में एक शख्स है जिसके पास 200 एकड़ जमीन तो है, लेकिन उसमें से काबिल काश्त 20 एकड़ है, बाकी सारे 180 जो है वो पहाड़ है। 20 एकड़ में ऐसे हुआ कि उसने भी 50 पर केजी पर एकड़ जो है वो काश्त की गंदम, और इस तरह से हमने देखा कि 600 केजी उसने ले ली, इवन दो 100 केजी एक्स्ट्रा ले ली। अब सेल किया इन दोनों ने। सेल अब देखा जाए तो बलूचिस्तान वाले पर्सन के पास जमीन भी ज्यादा है, फसल भी ज्यादा ली है, तो टैक्स वो ज्यादा देगा नहीं। आगे हम देखेंगे कि सेल कितने में हुई है। दोनों की फॉर एग्जांपल सेल होगी 5-5 लाख में, ठीक है जी। दोनों की सेल होगी, एक की 5 लाख में, एक की 6 लाख में, क्योंकि ज्यादा थी उसकी बलूचिस्तान वाले की। अब पंजाब वाले का खर्चा आया 1 लाख रुपया और उसको बचत है 4 लाख रुपए की, क्योंकि डेवलप है, पानी सरकारी मिलता रहा है उसे, ठीक है। दूर दराज से पानी नहीं लाना पड़ा, लेबर एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं पड़े, सो उसको 4 लाख नेट प्रॉफिट बच गया। नेट एसिड उसका 4 लाख है, किसका? पंजाब वाले का। बलूचिस्तान वाले शख्स को बेची तो उसने 1 लाख ज्यादा 6 लाख की, लेकिन खर्चा आ गया 3 लाख रुपया, 3 लाख बचे। सो अब हम देखेंगे कि हमने प्रॉफिट, हमने लैंड जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो किससे किस हिसाब से करना है, तो हमने इस नेट प्रॉफिट की बेस पे करना है। तो पंजाब वाला जो है वो ज्यादा देगा क्योंकि उसने खर्चा कम किया था। Net asset states or group of states means the estimated average annual surplus produce of such a state or group of states। ये वही चीज है कि मंथली जो एनुअली उसमें कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उस एरिया में कितनी हो रही है, कल्टीवेशन कितनी है, खर्चा कितना है। नेट एसेट बाद में लास्ट पे क्या बचता है उस पे हम टैक्स लेंगे, ठीक है जी। पटवारी, पटवारी के अच्छा जी, ये इवन दो तहसीलदार की भी सीट होती है, नायब तहसीलदार की भी होती है, लेकिन पटवारी को जो है वो इस फील्ड का, रेवेन्यू का किंग कहा जाता है, ठीक है जी, कि ये बादशाह है। क्यों? क्योंकि जितने भी मामलात विलेज ऑफिसर से लेके बाकी मामला जितने भी देखने हैं, नैब तहसीलदार ने कोई डील करवानी है, तहसीलदार ने कोई डील करनी है, तो वो सारे के सारा पटवारी से लिंक करेगा। क्यों? क्योंकि पटवारी का डायरेक्ट लिंक है लोगों के साथ। कोई भी शख्स है, अगर प्रॉपर चैनल वो जाएगा तो वो सबसे पहले पटवारी से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो नायब तहसीलदार के पास फाइल जाएगी, फिर तहसीलदार के पास जाएगी। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट आप समझ लें कि जैसे एक थाने में एएसआई होता है, जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसने ही इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसी ने सारा कुछ बनाना है और लास्ट पे वही जाना है। तो इसी तरह पटवारी भी जो होता है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही होता है, जिसने थ्रू आउट जो है वो सारे मामला देखने होते हैं कि जी ये इस तरह से है, इस तरह से है, और ये सारे मामलात इसको पता होता है। उसके बाद जी पे क्या चीज है? पे जो होती है विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कोग्नेट, ये वो पे है जो डिलीवर करनी है, ठीक है जी। रेंट के मद में एक्सप्रेशंस है, इंक्लूड्स व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू रेंट है, डिलीवर है, रेंडर है, विद देयर ग्रामेटिकल जो है वेरिएशंस एंड कोग्नेट एक्सप्रेशन। अब पे है क्या चीज? पे वो चीज है जो एक एरर ने बकाया जात, वो जो देने वाला बंदा था उसने पैसे देने हैं, ठीक है जी। अब इसके डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट जराए हो सकते हैं। कैसे? गांव से, जैसे आपने अक्सर सुना होगा लंबरदार पहले जो होते थे, राइस भी उनको बाज जगह पे बोला जाता है, मलक भी बाज इलाकों में लंबरदार को बोला जाता है, मलक बोला जाता है, रईस बोला जाता है। तो ये क्या करते थे? ये मामला बोला जाता है, ये रेवेन्यू जो जनरेट होता है, पैसे जो होते हैं, ये हर गांव में जो है लंबरदार जो है जमींदारों से जो है मामला इकट्ठा करता है,
समाही होता है, छमाही होता है, 3 माह बाद, 6 माह बाद। तो वो जो है लेने के बाद क्या करता है, देन वो जाके सबमिट करवाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और इसका ये जो लंबरदार होता है ये एवं इकट्ठा नहीं कर रहा होता है, इसका 5% होता है हिस्सा। ठीक है जी, इसका 5% हिस्सा होता है उस मामले में इकट्ठा करने पे, और इसने 5% लेना होता है। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड क्या है, मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर मेड दिस एक्ट। उसके बाद रेट्स एंड सेंसेस क्या है, रेट्स का मतलब मींस रेट्स एंड सेंसेस व्हिच आर प्राइमरली पेएबल बाय लैंड ओनर्स एंड इंक्लूड। ठीक है, अब इसमें फर्दर 2-3 चीजें ऐड है रेट्स में, और सेसेस क्या चीज है। रेट में क्या चीज इंक्लूड है, लोकल रेट है। लोकल रेट अब क्या है, फॉर एग्जांपल पेएबल जो है आपने टाइम पे करने हैं, उसमें डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके गांव में जो है पानी जो है वो नहीं अवेलेबल, तो वो गवर्नमेंट दे रही है, तो वो हर मंथ के हिसाब से आपसे चार्ज कर रही है। ठीक है, इसी तरह गांव में कोई चीज डेवलपमेंट उसने करनी है ये इस लैंड के हवाले से, तो वो जो है ये लोकल रेट में आ जाएगा। आसान है, इसको इवन दो मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। इफ एनी पेएबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी फी सिमिलरली लायबल फ्रॉम लैंड ओनर्स फॉर द यूज ऑफ और बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम embankment and works for supply or shortage of water for agriculture purpose for the preservation and reclamation of यानी कि आसान भाषा में वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि पानी पहुंचाने के लिए जमीन, क्योंकि पानी होगा तो फसल होगी तो कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, तो लैंड ऑनर से ये लिया जाता है और ये किया। उसके बाद ये लोकल रेट है जिसमें आप ये करते हैं। एनुअल रेट चार्जेबल क्या है, जिसमें आपके जो है बिग इश्यूज को सॉल्व किया जाता है। जैसे कैसे कि डैम किसी में बन रहा है, तो डैम का जो है वो लोग जो है उसमें हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो जो है लिया जाता है। ऑनर ऑफ लैंड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम ड्रेनेज वर्क्स कैरिड ऑन वर्क फॉर द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, वर्क ड्रेनेज आपने कर दिया है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पानी के शॉर्टेज के लिए, कल्टीवेशन के लिए, वो सारे के सारा एनुअल चार्जेस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड करनी है, आपकी फसलें तैयार हैं और फ्लड आ गया है, सैलाब आ गया है, तो उसकी रोकथाम करनी है। उस टाइम वहां पे जो है गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही, या वहां पे फौरन से आपकी ही जमीनों को सिक्योर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्टली तो उनसे नहीं लेना देना, तो वो जो है फ्लड रोकने के लिए जो भी प्रोटेक्शन करेगी, उसके लिए जो भी पैसे लगेंगे वो वहां के जो है लंबरदार से कहा जाएगा कि जी आप इकट्ठा करें और ये हमें दे। उसके बाद विलेज ऑफिसर्स होते हैं, ये सेस लेते हैं। सेस क्या होता है, विलेज ऑफिसर जैसे मैंने बोला लंबरदार है इसमें, इसको रईस भी बोलते हैं, इसको मलक भी बोलते हैं। ये जो मामला इकट्ठा करता है सारा, जो इसने बीओआर को देना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना है, तो इसमें इसका 5% होता है, इसको सेस बोलते हैं। रेट से ये डिफरेंट होता है, और ये किसने देना है, ये भी लैंड ऑनर ने देना होता है, लैंड ओनर ने, बिल्कुल। उसके बाद एनी सम पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, विलेज पे कोई खर्चा आ रहा है कुछ इस हवाले से, तो वो भी जो है जमा किया जाता है, वो भी इस रेंट में आ जाए, वो भी इसमें जो है रेट्स में आ जाएगा। उसके बाद रेंट क्या है, रेंट मींस व्हाटएवर इज पेएबल टू अ लैंडलॉर्ड इन मनी और काइंड बाय अ टेनेंट। ये लैंडलॉर्ड को जो पे की जाते हैं पैसे, या फिर एक किसान जो है वो फसल की फॉर्म में दे देता है, जी मेरे पास पैसे नहीं है, जब फसल आएगी, फॉर एग्जाम्पल वो काश्तकारी कर रहा है और उसने लैंडलॉर्ड से जमीन ले ली है, तो वो उस फॉर्म में भी हो सकता है कि वो जी कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब फसल आए तो आप फसल ले लें। ठीक है, ऑफ द यूज ऑफ ऑक्यूपेशन बाय लैंड बाय हिम but shall not include any cess or other contribution or due or any free personal services। ठीक है, जब ये किसान जो है वो खुद काश्तकार बन गया है और इसने जमीन ले ली है, तो जो कंट्रीब्यूशन है या सेस का रकम है, फॉर एग्जांपल जो लंबरदार को 5% जाना है, तो वो लैंड ऑनर देगा, वो किसान नहीं देगा। जिसने रेंट पे जमीन ली है वो नहीं देगा, वो उसका जो लैंड ऑनर है, क्योंकि उसने लमसम में पेमेंट ले ली है उससे, तो वो जो है वो पे करेगा। उसके बाद जी रेवेन्यू कोर्ट इसमें जो है मींस अ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, जो कि उस कानून में साबित की गई है, उस कानून में जो है बयान की गई है, उसको कहते हैं अंडर द लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी एज इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सबसे अपर है वो जो है बीओआर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, क्योंकि अदलिया आजाद है और सबसे टॉप पे है। उसके बाद जी रेवेन्यू ऑफिसर्स है। रेवेन्यू ऑफिसर्स मींस रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किए थे कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है, एक प्रोविंस है, उसमें बीओआर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बीआर। ठीक है जी,
बोर्ड रेवेन्यू ऑफ इनलैंड एंड रेवेन्यू। उसके बाद हमने फर्दर देखा कमिश्नर आ जाता है जो डिवीजन लेवल पे देख रहा होता है। देन डिवीजन को हमने डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिप्टी उसको कलेक्टर कहते हैं या डीसी भी बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिसर भी कह देते हैं, लेकिन ये एफबीआर का अलग होता है, सो इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। देन हमने देखा तहसील, सब डिवीजन एंड तहसील आ जाती हैं, वो भी अब फर्दर देखते हैं कि सब डिवीजन और तहसील में क्या फर्क है, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार बाकी चीजें होती हैं। अच्छा जी, ये 23A एंड 23B जो है न्यू थोड़ा अपडेटेड में ये ओमिट कर दिए गए हैं। ये एक्चुअली थे क्या, ये सर्वे डिलीवरी सर्विसेज थी जो अमेंड कर दी गई है। डिलीवरी सर्विसेज क्या थी, फॉर एग्जांपल किसी गांव में जो है, क्योंकि अब बहुत सारे सिस्टम जो डिजिटलाइज हो रहा है, ठीक है, तो जब ये डिजिटलाइज सिस्टम नहीं था तो नंबरदार जो होता था वो जो है पैसे इकट्ठे करता था। देन वहां आसपास में आजू बाजू में जो है वो 2-4 गांव को मिला के जो है एक जो है सर्विस डिलीवरी सर्विसेज बनाई जाती थी, जहां पे लोग अमला बैठा होता और वो रिसीव करता था। देन वो जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाके जमा करवाता था। 23A इसको डील करता है उन डिपार्टमेंट्स को, और 23B जो है वो ऑफिशियल सर्वे डिलीवरी ऑफिशियल्स को जो वहां पे काम कर रहे होते हैं उनको करता है। लेकिन ये अमेंड हो चुकी है, क्यों? क्योंकि अब डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जब डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस बहुत सारी जगहों पे हो गया है, तो ये ना तो इस सिस्टम की जरूरत है कि वो नंबरदार जो है वो आके मामला इकट्ठा करे और फिर इसको दे। वो डायरेक्ट जो है उसका खसरा नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो उसमें जाके जो है इसी तरह वो एक प्रॉपर पूरे गांव का जो है वो जमा करवा देगा। उसके बाद जी सर्वे मार्क है, मींस एनी मार्क सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। जो भी सर्वे किया है, मार्क किया है उन्होंने जगह, वो सर्वे कहलाता है। उसके बाद सर्वे नंबर, जब सर्वे कर लिया है, जगह का नाम उसको दे दिए, तो सर्वे नंबर और खसरा नंबर जो है ये अलॉट किया जाता है। ये सेम चीज है, ये बिल्कुल वैसे ही है, ये चेंजेबल नहीं होता। ठीक है जी, मीन्स अ पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ विच द एरिया इज सेपरेटली इंटर्ड अंडर एन इंडक्टिव नंबर। इवन तो जब विरासत में भी आपने जाना है, तो बाप का अगर 500 उसकी जमीन का नंबर है, बेटे को विरासत जाएगी तो 500/1 हो जाएगा, ना कि उसका नंबर चेंज होगा। जब उसके बेटे से फर्दर जाएगी 500/1/1 हो जाएगी। अगर उसके 2 बेटे हैं तो 500/2 हो जाएगी। इस तरह से ही होगा। देन टेनेट है, टेनेट हमने देखा था जी, टेनेट क्या किसको कहते हैं? किसान को कहते हैं जो मेजर काम करता है। अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मींस अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर एन अदर पर्सन, जो जमीन लेता है सुपरविजन कोई और कर रहा होता है, जिसको हम लैंड लॉर्ड बोलते हैं। एंड इज और बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड टू दैट अदर पर्सन एंड इंक्लूड्स द predecessors and successors in interest of such person but does not include। लेकिन इसमें इंक्लूड क्या क्या चीजें नहीं है। मोर्टगेजी जो है ऑफ द राइट्स ऑफ लैंड ऑनर, ये नहीं होगा। ठीक है जी। पर्सन टू होम होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, ये नहीं होगा। अ पर्सन हु टेक्स द गवर्नमेंट लीज, ये नहीं होगा। अब ये चीजें हैं क्या, आसान भाषा में समझाता हूँ। आसान भाषा में ये है कि जो टेनेंट है, एक जिम्मेदार जो है, उसने जमीन तो ले ली है, अब उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो राइट जो है वो लैंड ऑनर के राइट्स जो हैं उनको एंजॉय करे। ठीक है, मॉर्गेजी यानी कि वो राइट्स जो हैं वो जो है वो उनको जो है एंजॉय करे। ठीक है, ना ही वो पर्सन जो है फर्दर जमीन जो है किसी को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, ना ही वो जो है फर्दर उसमें जो है उस पे एरर होता है, क्योंकि वो तो जो है उसने काम करना है और अपने पैसे लेने हैं और बाकी मामलात को देखना है। देन टेनेंसी क्या है? टेनेंसी मींस अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ टेनेंट अंडर वन लीज और वन सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, ये टेनेंसी एक्ट जब हम पढ़ेंगे इसको इन डिटेल भी देखेंगे। अभी टेनेंट का मतलब यानी कि उसने जो जमीन ली है उसकी जो कंडीशंस हैं या जो भी वो पार्सल एक जमीन का लिया है, उसने एक टुकड़ा लिया है और उसने लीज पे लिया है, ठेके पे लिया है, तो वो सारे का सारा डील करता है इसको। उसके बाद जी जैसे इरिगेटेड जमीन हमने देखी थी, ये अन इरिगेटेड जमीन है जिसको पानी नहीं दिया जाता। ठीक है, पानी नहीं मिलता, ये और ये इंक्लूड लैंड फ्लड बाय रेन्स, इसको सिर्फ जो है बारिश के पानी से या फिर फ्लड्स आ जाते हैं उनसे ये खराब होती है, तो ऐसी जमीन पर टैक्स नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि वेस्ट लैंड्स के तौर पर समझी जाती है और इन पर नहीं होता, क्योंकि अनकल्टिवेटेड कल्टिवेबल जमीनें समझी जाती हैं। उसके बाद विलेज ऑफिसर, ये इसमें जो है विलेज ऑफिसर में क्या क्या चीजें शामिल है जी? मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट हुज ड्यूटी टू कलेक्ट or supervise the collection of the revenue of an estate and includes कानून गोज, पटवारीज, जैबिट्स, कुटार, टप्पेदार, पियंस, अरबाब्स, राइस एंड हेडमैन
जो है लंबरदार शामिल है। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। मैं आपको मीटिंग का न्यू लिंक सेंड करता हूँ। अभी हमारा लेक्चर थोड़ा-सा रहता है और इसको विलेज ऑफिसर से हम दोबारा से जो है वो डिस्कस करते हैं। और पहले कोई 10 स्टूडेंट्स थे, अभी कोई 5 रह गए हैं, तो अभी आप लोग मत भागिएगा, थोड़ी-सी क्लास रह गई है। ठीक है? चलें, मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको।